जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्तन ग्रंथि दैट मीन्स मैमरी ग्लैंड के बारे में। मैमरी ग्लैंड क्या होता है और इसमें हम बात करेंगे कुछ दुग्ध ग्रंथियों के बारे में, यानी कि दूध को श्रावण करने वाले ग्रंथि के बारे में। ठीक है, और बात करेंगे क्या मेल और फीमेल दोनों में मैमरी ग्लैंड पाया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर पाया जाता है तो कैसा होता है, और बात करेंगे जो स्तन ग्रंथि होती है वो कैसे बनी होती है, और जो अलग अलग फीमेल्स में स्तन की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है, वो किसके कारण होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए, हमने सबसे पहले बताया आपको जो मेल होता है और फीमेल दोनों में स्तन ग्रंथि यानी कि मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, दोनों के अंदर मैमरी ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट होता है। जो मेल होता है यानी कि पुरुष, और जो फीमेल होती है ठीक है, जो मेल होता है और जो फीमेल होती है उसमें जो स्तन ग्रंथि पाई जाती है, मैमरी ग्लैंड पाई जाती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है उसको जान लेते हैं। पाई तो दोनों में जाती है, लेकिन जो मेल होता है उसमें विकसित नहीं होती है, उसमें ये विकसित नहीं होती है। लेकिन जो फीमेल होती है उसमें ये वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड होती है, अच्छे तरीके से ये विकसित होती है। किसमें? फीमेल में। अब दोस्तों, हम अगर स्तन के साइज की बात करें, मैमरी ग्लैंड के साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो कुछ जो फीमेल्स होती है उसमें काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है कुछ में। क्यों? अब ये जो स्तन की साइज होती है वो डिपेंड करती है फैटी टिश्यू पर, ठीक है, वसीय ऊतक पर। लेकिन जो स्तन का विकास होता है वो कब होता है? एक फीमेल में स्तन का जो विकास होता है वो कब होता है? वो होता है 10 से 12 वर्ष की एज में। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में स्तन का विकास होना आरंभ हो जाता है। दैट मीन्स ऐसा माना जाता है कि जो 10 से 12 वर्ष की लड़कियां होती हैं वो प्यूबर्टी में यानी कि यौना आरंभ में प्रवेश कर जाती हैं, तो वहां से स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमने एक पॉइंट आपको और बताया कि जो स्तन का साइज होता है वो डिपेंड करता है फैटी टिश्यू पर यानी कि वसीय ऊतक पर। अब ये सब हम पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, यहां पर हमने लिख रखा है यहां से, लेकिन आप सबसे पहले उसको समझ लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो स्तन ग्रंथि होती है वो करती क्या है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, अगर हम मैमरी ग्लैंड की बात करें तो इसका जो काम होता है वो होता है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध का बनाना। जो स्त्री होती है उसमें जो स्तन ग्रंथि पाई जाती है उसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध को स्रावित करना। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो मादा बच्चे को जन्म देती है और उसमें जो दूध निकलता है फर्स्ट टाइम, उसके जन्म के बाद जो पहली बार दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जन्म देने के बाद जो पहली बार दूध स्रावित होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, ठीक है, मादा का पहली बार दूध जो निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब दोस्तों, जो कोलेस्ट्रम होता है वो हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है, और इसमें एंटीबायोटिक्स पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, सॉरी एंटीबायोटिक्स में एंटीबॉडी पाई जाती है। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं पिलाते हैं। और हम आपको बता दें, एक नवजात शिशु के लिए 6 महीने तक मां का दूध बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। जो स्तन ग्रंथि है उसको हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे कि एग्जामिनर हमको पूरा का पूरा नंबर दे दे। दोस्तों, अगर हम उसके थियरी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से थियरियां लिखी जाएंगी। चलिए हम आपको पढ़ते चलते हैं और समझाते चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो स्तन ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि है।
जो स्तन ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? तो दोस्तों जो स्तन ग्रंथि है वो एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कौन सी? बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, स्तन ग्रंथि जो है वो एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो कि स्त्री जनन तंत्र का सहायक अंग होती है। ठीक है, अब चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं। तो हमने पहले पॉइंट में लिखा है, सब हमने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं। तो पहले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि स्तन ग्रंथि स्त्री के वक्ष स्थल में स्थित दो परिवर्धित श्वेत ग्रंथियां हैं जो दूध निर्माण एवं श्रावण करती है। क्या हमने बताया कि जो स्तन ग्रंथि है वो वक्ष गुहा में स्थित होती है, यानी कि चेस्ट। मेल में इसको चेस्ट कहते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट कहते हैं, और वो वक्ष गुहा में स्थित होती है। ठीक है, और ये दूध का निर्माण एवं श्रावण करती है और ये श्वेत ग्रंथि की परिवर्धित रूप होती है। फिर उसके बाद हमें दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है स्तन ग्रंथि स्त्रियों में जनन तंत्र में एक सहायक ग्रंथि है। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र के एक सहायक ग्रंथि है। तीसरे पॉइंट पर यह पुरुष में अविकसित रूप से होती है। ठीक है, जो मेल होता है उसमें अविकसित रूप में होती है, हमने आपको पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है स्त्री में यौन आरंभ के समय एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स जो होता है उसके प्रभाव के कारण इनका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स होता है वो फीमेल में पाया जाता है, वो सीक्रेट होता है प्यूबर्टी एज में, यानी कि यौना आरंभ में, और उसके प्रभाव के कारण जो स्तन की साइज होती है वो बढ़ जाती है तथा गर्भावस्था के समय इसका आकार और भी बढ़ जाता है। अगले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है स्तन ग्रंथि ग्रंथिल ऊतक, तंतु ऊतक और वसी ऊतक का बना होता है। क्या? 3 ऊतकों का बना होता है। जो स्तन ग्रंथि होती है वो 3 ऊतकों की बनी होती है। कौन कौन सी? ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, दूसरी बात तंतु ऊतक, और तीसरी जो है वो है वसीय ऊतक। ज्यादातर जो स्तन की साइज होती है वो डिपेंड करती है वसी ऊतक की, यानी कि किस फीमेल के अंदर, किस फीमेल के मेमरी ग्लैंड में कितना वसी ऊतक पाया जाता है उस पर डिपेंड करती है उसकी साइज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट में प्रत्येक स्तन के भीतर एक ऊतक 15 से 20 पिंडों में बटा होता है। दैट मीन्स ये जो ऊतक है एक स्त्री की स्तन की संरचना है जिसमें ये एक ऊतक है और इसका प्रत्येक ऊतक 15 से 20 पिंडों में बटा होता है, यानी कि 15 to 20 लोब में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ 4-5 पिंड दिखा दिए हैं, कुछ इसके पीछे हैं और भी ज्यादा पिंड होते हैं। ठीक है, ये लोब्ड है, ये जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है यही पिंड है। फिर उसके बाद इसके बीच वसी ऊतक भरा होता है। यहाँ पर देखिए इसके बीच बीच वसी ऊतक भरा हुआ है इस प्रकार से। ये जो हमने ग्रीन कलर का बनाया है ये आपका वसी ऊतक है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर वसा लिख दिया है। ठीक है, प्रत्येक पिंड कई छोटे छोटे पिंडकों में बटे होते हैं। अब ये जो पिंड है, ये जो पिंड है कई छोटे छोटे पिंडकों में बटे होते हैं। हम उसको बनाते तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इसको नॉर्मली ऐसे ही बना डाला है। पिंड में बटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में प्रत्येक पिंडकों में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। जो पिंडक होती हैं, छोटे छोटे जो पिंडक होते हैं उसमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि दूध का श्रावण करने वाली ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे स्तन कूपिका कहते हैं। ये स्तन कूपिका है। ये हमने रेड कलर का जो बना रखा है ये आपकी स्तन कूपिका है। ये सभी स्तन कूपिका है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है स्तन कूपिका कहते हैं। कूपिकाएं पेशी तंतु से घिरी होती है। अब जो कूपिकाएं होती है, ये जो कूपिकाएं होती है वो पेशीय तंतुओं से घिरी होती है, जिसके संकुचन के दबाव से, और इसका जब संकुचन का दबाव होता है तो दूध मुक्त होता है। जो दुग्ध होता है वो मुक्त होता है
कूपिकाओं के पेशी तंतुओं के संकुचन के दबाव के कारण। जब दुग्ध मुक्त होता है तो यह कूपिकाएं एक द्वितीयक नलिका में बहता है। जो दूध मुक्त होता है संकुचन के दबाव के कारण वो कूपिकाओं की द्वितीयक नलिका में बहता है, यानी कि सेकेंडरी ट्यूबल्स में बहता है। और ये नलिकाएं आपस में मिलकर के दुग्ध वाहिनियों का निर्माण करती है। कौन? जो द्वितीयक नलिका होती है, सेकेंडरी ट्यूबल्स होती है, वही जाकर के मिल्क ट्यूबल्स का निर्माण करती है। उसके बाद अगले पॉइंट में हमने बात किया, इस प्रकार प्रत्येक स्तन में 15 से 20 दुग्ध वाहिनियां पाई जाती है। प्रत्येक स्तन में, जो फीमेल की प्रत्येक स्तन होती है, दैट मीन्स फीमेल में 2 स्तन पाई जाती है, दोनों स्तन में 15 से 20 दुग्ध वाहिनियां पाई जाती है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, दुग्ध वाहिनियां चूचक की ओर बढ़कर फूल जाती है। ये सारी जो दुग्ध वाहिनियां हैं, ये पतली पतली जो दुग्ध वाहिनियां हैं, दूध की नलिकाएं हैं, वो चूचक की ओर बढ़ करके फूल जाती है। इस प्रकार से ये फूल जाती है। फूले हुए भाग को दुग्ध कोटर यानी कि लैक्टिफेरस साइनस के नाम से जानते हैं। अब ये जो फूला हुआ भाग है, चूचक का ये जो फूला हुआ भाग है, इस भाग को हम दुग्ध कोटर यानी कि लैक्टिफेरस साइनस के नाम से जानते हैं। प्रत्येक कोटर से एक छोटी सी दुग्ध नाल यानी कि लैक्टिफेरस डक्ट निकलकर चूसक पर स्थित एक पृथक छिद्र से बाहर निकलती है। ठीक है, अब ये जो लैक्टिफेरस होता है, वहां से एक छोटी सी दुग्ध नाल निकलती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटी सी दुग्ध नाल निकलती है और ये बाहर यानी कि जो चूचक होता है उसके बाहर उपस्थित एक छोटे से छिद्र से बाहर की ओर खुल जाता है। ये जो छिद्र है इससे ये बाहर की ओर खुल जाता है। ठीक है, बाहर खुलने से पहले कुछ निकटवर्ती दुग्ध वाहिनियां, कोटर, दुग्ध नाल, ठीक है, आपस में जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कोटर है, दुग्ध वाहिनियां है, दुग्ध नाल है, ये आपस में जुड़े हो सकते हैं बाहर निकलने से पहले। और लास्ट पॉइंट है, पुरुष में पाई जाने वाली जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, ठीक है, लैक्टिफेरस गैस जो होता है वो सक्रिय नहीं होता है, दैट मीन्स निष्क्रिय होता है, किसी कार्य का नहीं होता है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।